हेलो स्टूडेंट, मेरे इस नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हर साल बोर्ड में पूछता है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रश्न कॉपी में नोट कर आप रिवीजन करना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 प्रश्न पढ़ेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिपका आंदोलन क्या है? चिपका आंदोलन क्या है? उत्तर, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजाति का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। हर साल आता है ऐसा प्रश्न। इसका उत्तर है, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। यह दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ प्लेट को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊ पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यह भी इतना है। फिर 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, सट्टा की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। एक तर्क दीजिए। सट्टा की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। तो इसका आंसर है, सट्टा की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का संदेशा कम हो जाता है। यह सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सट्टा में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। इसलिए सट्टा की साझेदारी जरूरी है। सट्टा का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4, 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। भारत में 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम। तब हम इसका लिखेंगे आंसर। पहला, 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले 2 प्रसिद्ध भारतीय हैं। पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था आप लोग कमेंट में बताना। 2 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में। इसका भी आप लोग कमेंट में बताना इनका जन्म किस जगह पर हुआ था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? यह 100% आएगा बोर्ड में, बहुत जरूरी है प्रश्न। इसका आंसर है राष्ट्रवादी भावनाएं जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। इन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्य मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जनवरी 1871 ईस्वी में वायरस में हुए एक समारोह में प्रसा ने राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 6। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क। कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका मैं उत्तर लिखेंगे जैव संसाधन, हेडिंग में आएगा। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की तरफ मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत आदि हैं। फिर अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातु। फिर प्रश्न नंबर 7, अगला प्रश्न है 7 नंबर। उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 3 राज्यों के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है छोटा है, ज़्यादा बड़ा 55 नंबर का है, 6-5 नंबर 9 नंबर प्रश्न। रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं बताई है।
तो इसका उत्तर लिखेंगे रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। 2 नंबर, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% बोर्ड में आ सकता है, चांस है पूछने का। इसका उत्तर इसका होगा, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में रेडियो तथा समाचार पत्र समूह आदि प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यह पत्रिकाएं सामांतिक होने के नाते कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा में समाचार पत्र आते हैं। बस इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क। हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किए जाने लगा है। खनिज निर्माण की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दल की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनुकरण योग्य है। अयस्क के सतह की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसीलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। इतना बड़ा प्रश्न है। इसके आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। यह 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, 2 नंबर में। 13 नंबर प्रश्न है, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पूछेगा किसी न किसी सेट में। फिर इसका उत्तर, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है। चावल एक खरीफ फसल है
जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई के महीनों में उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, पूछ सकता है इस बार, इतना बड़ा है 6 नंबर का प्रश्न। बोर्ड का पेपर का कॉपी भी है बोर्ड जैसा, एक पेज में लिखना पड़ेगा आप लोग को। फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? क्वेश्चन मार्क। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप लोग को मालूम होगा। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से हुआ है। यह बहुत अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां है। पूर्व स्वराज का उद्देश्य कब और किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर लिखेंगे, 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्व स्वराज का संकल्प लिया। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा था इस बार, अगले बार भी पूछ सकता है। इसका उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला। यह युद्ध 2 खेमों में लड़ा गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमान तुर्की थे। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इससे विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इसका वर्णन करते हैं। पहला प्रभाव,
यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युद्ध में मशीनगनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। यह सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थीं। फिर दूसरा पढ़ेंगे 2 नंबर। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची। उसकी औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर इसका अगला पढ़ेंगे। अभी इसमें और है, युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए, बहुत ज़्यादा है। फिर अगला 3 नंबर। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है। इसके पहले वाला भी 6 नंबर का था, दोनों 6-6 नंबर का है। प्रश्न 18 नंबर। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे लोग। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। उसका पहला सुधार, शासन संबंधी सुधार। पहला नंबर, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। फिर दूसरा नंबर, धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। फिर 3 नंबर, शिक्षा संबंधी सुधार। 3 सुधार है। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। फिर अगला इसका प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया गया? इसका उत्तर, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया। 2 नंबर का प्रश्न है, पूछता है हरदम, इस बार आ सकता है। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, पूर्व स्वराज का उद्घोष कब किया गया? इसका उत्तर, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का उद्देश्य किया गया था? इसके आगे लिख लेना, लिखना चाहो तो 2 नंबर का प्रश्न है। फिर 21 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तब इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। पहला निम्न प्रकार थी। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों एवं बहुराष्ट्रीय एवं स्वर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। 2 नंबर, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। 3 नंबर, 1830 ईस्वी के दशक में जियोस्पेन मेलिसिन ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक ग्रुप संगठन स्थापना किया। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 या 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में मान लो, 8 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सविनय आज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेशों सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्पष्ट कीजिए। आप लोग ये प्रश्न बुक में खोजोगे तो वो बहुत बड़ा है, मैं इसमें छोटा कर बता रहा हूँ आप लोग का। इसका आंसर है, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। अंग्रेजी सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रति पुलिस चौकी और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिया। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए औरतों बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह प्रश्न 6 नंबर का है, 8 नंबर में भी पूछ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आ सकता है, ये जरूर याद कर लेना आप लोग। इसके अगला प्रश्न पढ़ेंगे 23 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र पहला अमेरिका, दूसरा संयुक्त राष्ट्र चीन भी है। अमेरिका और चीन दोनों है। प्रश्न नंबर 24, सविनय आज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेशों सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर इसके आगे है 25 नंबर प्रश्न, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर लिखेंगे। बना कर भी इसका आप लोग लिख सकते हैं। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं जी। फिर 26 नंबर प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी, इसके उत्तर, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। साल के कुछ महीनों में यह लोग बेरोजगार रहते हैं। 2-2 नंबर का प्रश्न है, पूछ सकता है इस बार। 4 नंबर आप लोग का कंप्लीट। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर, इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। यह क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक सेवाएं आदि सेवाएं प्रमुख हैं। 3 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है आप लोग का। फिर इसका आगे प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, औसत आय का क्या अर्थ लिखिए? औसत आय का क्या अर्थ लिखिए? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है, यह भी आ सकता है बोर्ड में, चांस है थोड़ा थोड़ा इसका भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है, 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उद्देश्य हुआ। इनमें बेल्जियम एवं पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संबंधित द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया। राज्य एवं समाज की पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, संपत्ति और परिवार आदि बने रहने चाहिए। अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण इस प्रकार हुआ, बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी रहते थे। पोलैंड वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को
2 भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। 6 नंबर का है प्रश्न। फिर 30 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उसके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन मार्क। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 या 8 नंबर का है प्रश्न, बोर्ड में पूछ सकता है। चांस भी है बहुत ज़्यादा इसका, ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% पूछेगा, पूछ सकता है। इसका उत्तर है कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार कार्रवाई अपनाने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था। देश में अंग्रेज़ों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छोड़ने का विचार किया। 13 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय मुंबई में हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक कदम चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा की एक घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। आपका 20 नंबर हो गया है, 50 नंबर का पूरा कंप्लीट हो गया। 30 प्रश्न पर हैं, 30 में से कम 4 तो 15 पूछ सकता है, इससे कम नहीं। आप लोग को 30 याद करना है। कहीं 30 में से सारे पूछ दिया तो 30 प्रश्न। ये 100% नहीं कर सकता हूँ, बोर्ड में पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। चलो वीडियो आज ख़त्म करते हैं। जो नए आए हैं इस चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़। 1K मेरा